हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा। तो आपके सामने नाम से ही क्लियर हो रहा है, पहला वर्ड है केमिकल और दूसरा वर्ड है काइनेटिक्स। मतलब हमें यहाँ पर केमिकल्स लाइक जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनके काइनेटिक्स मीन्स जनरली हम काइनेटिक्स में मोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मोशंस में हम देखते हैं स्पीड के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, या हम इनडायरेक्ट वे से कहें तो बेसिकली रेट के बारे में। रेट का मतलब कह सकते हैं कितनी तेज़ी से, ठीक है। तो अब अगर हमें बात करना है कि केमिकल्स के रेट के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ सकता है। तो केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? रिएक्टेंट में होते हैं, प्रोडक्ट्स में होते हैं, या केमिस्ट्री के लिए हम बात करें तो रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होगा। और इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिएक्टेंट्स किस स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या किस रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। या हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि रिएक्टेंट किस स्पीड से या किस रेट से ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट किस स्पीड से या किस रेट पे ख़त्म हो रहा है या बन रहा है। फर्दर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी स्पीड किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है। तो होप सो कि इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो आपको सबसे पहला वर्ड दिख रहा है, इसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले ही रेट का मतलब बता दिया है और रिएक्शन आपको पता होता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो चलिए हम इमेजिन करते हैं कि एक रिएक्शन है, A प्लस में B विल गिव C प्लस में D, जिसमें जो A और B है ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और जो C और D है ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि A और B आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे और C और D बना रहे होंगे। यानी जैसे जैसे A और B आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, A घटता जा रहा होगा, B घटता जा रहा होगा, C बनता जा रहा होगा और D भी बनता जा रहा होगा, या अगर अदर लैंग्वेज में कहें तो C और D बढ़ता जा रहा होगा। मतलब A और B वैनिश हो रहे होंगे, C और D प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ये जो A और B वैनिश हो रहे हैं या C और D जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये किसी न किसी स्पीड से हो रहे होंगे। मतलब A और B जो ख़त्म हो रहा है वो 1 मिनट में कुछ फिक्स अमाउंट ख़त्म हो रहा होगा, या हो सकता है कि वो हर मिनट में अलग अलग अमाउंट ख़त्म हो रहा होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी। और जिस स्पीड से रिएक्टेंट हमारा ख़त्म हो रहा होगा उसी के ऊपर डिपेंडेंट कुछ ना कुछ ऐसी भी स्पीड होगी जिससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो आफ्टर ऑल ये स्पीड है क्या, हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे हम उसे देखेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट कि अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो हम इसके आगे एक A, B या C और D, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d एज ए स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब अगर हम थोड़ा सा स्पीड की बात करें, थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट करते थे। तो अगर हम स्पीड की बात करेंगे या रेट की बात करें, रेट या स्पीड अप्रॉक्सीमेटली एक ही चीज़ है। तो अगर हम रेट की बात करें या स्पीड की बात करें तो हम कहते थे कि चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जनरली डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, बट चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता था हमारा स्पीड या रेट को निकालने का फॉर्मूला। अब हमें ये पता है कि इस पूरे रिएक्शन में कहीं पर भी कोई भी केमिकल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये देखेंगे कि पहले जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो एक केमिकल था जो जिस पोजीशन पर बैठा था, कुछ देर के बाद वो पोजीशन से हट करके 5 मीटर दूर बैठा हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं, और टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है। टाइम तो जैसे फिजिक्स में चल रहा होता है वैसे ही केमिस्ट्री में भी चल रहा होता है। तो बेसिकली जब हम फिजिक्स में स्पीड और रेट की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस देखते हैं या डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। उसी तरीके से जब हम इसे केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे तो केमिस्ट्री में स्पीड की या रेट की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब हमें पता है कि केमिकल्स का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा होगा, और जब कभी भी हम रेट निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, तो हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ये एक किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का फॉर्मूला होगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट टाइम कितना
चेंज कर रहा है। तो अगर हम फिर से इस फर्दर रिएक्शन में आए, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी कंपाउंड बना रहे हैं, तो आफ्टर ऑल ए किस स्पीड से ख़त्म हो रहा है, बी किस स्पीड से ख़त्म हो रहा है, सी किस स्पीड से बन रहा है और डी किस स्पीड से बन रहा है। तो अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखें, तो मैं फिर से स्क्रीन को क्लियर करता हूं और मैं आपको बताता हूं। लेट अस एज्यूम दैट कि एक कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी, ये आपस में रिएक्ट किए, एक कंपाउंड बनाए सी और एक कंपाउंड बनाए डी। तो अब अगर हम रेट की बात करें कि बताइए रेट क्या होगा, तो रेट इज़ बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये जो चेंज है ये दो तरीके का हो सकता है, एवरेज चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज। अब हमें पता है कि जब कभी भी हम स्पीड कैलकुलेट करते थे तो हम लिखते थे डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, वेयर एस इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या डी एस अपॉन में डी टी। अगर टाइम इंटरवल बड़ा होता था, मतलब हम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 घंटा या 2 घंटे में कैलकुलेट करते थे, तो हम कहते थे कि हम यहाँ पर चेंज मतलब डेल्टा का साइन बनाएंगे। और जब हम देखते थे कि टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा हो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो, या किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर हम स्पीड निकाल रहे हों, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वहाँ पर हम डेरिवेटिव का टर्म यूज़ करते थे डेल्टा की जगह पर, और हम सिम्बलाइज करते थे उसको डी से। यानी डी टी हम तब इस्तेमाल करेंगे जब टाइम बहुत छोटा होगा, और डेल्टा हम तब इस्तेमाल करेंगे जब टाइम बहुत बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं रेट जो होगा वो होगा डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। अब ये सारे जो आपके टर्म्स लिखे हुए हैं ये ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में और डी के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। भाई अगर किसी भी हम रिएक्शन की रेट निकालेंगे तो वो उसके किसी भी एक सिंपल कंपोनेंट से हम निकाल सकते हैं। भाई ए जिस स्पीड से ख़त्म हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्टिव स्पीड में रिएक्शन भी चल रही होगी, बी जिस स्पीड से ख़त्म हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्टिव में भी रिएक्शन चल रही होगी, सी के भी रिस्पेक्टिव में रिएक्शन चल रही होगी और डी के भी रिस्पेक्ट में रिएक्शन चल रही होगी। अब अगर हम बात करें कि ए जो है वो ख़त्म हो रहा है तो इसका इनिशियल अमाउंट ज़्यादा होगा और फाइनल अमाउंट कम होगा, और जो चेंज होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो अगर फाइनल अमाउंट कम है और इनिशियल अमाउंट ज़्यादा है तो जो आंसर आएगा घटाने पर वो आएगा माइनस। और हम केमिस्ट्री में या केमिकल काइनेटिक्स में जब हम देखते हैं तो रेट कभी भी निगेटिव में हम कैलकुलेट नहीं करते, इस वजह से हम यहाँ पर पहले ही निगेटिव का हम एक साइन लगा दे रहे हैं। क्यों हम निगेटिव का साइन लगा रहे हैं? इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि जब कभी भी ए खत्म हो रहा है तो ए क्योंकि खत्म हो रहा है तो इसका फाइनल अमाउंट जो है इनिशियल अमाउंट से कम है। तो जब हम चेंज करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज निकालना चाहेंगे तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल अमाउंट कम था, इनिशियल ज़्यादा था, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो वो वैल्यू निगेटिव ना आए, वो वैल्यू पॉजिटिव आए, इस नाते मैंने पहले से ही निगेटिव लगा रखा है। तो डेल्टा ए निगेटिव आएगा और निगेटिव का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सेम कॉन्सेप्ट हम बी के साथ लगाएंगे, बी भी खत्म हो रहा होगा तो हम इसके आगे निगेटिव का साइन लगा देंगे। लेकिन क्योंकि सी बन रहा होगा और डी बन रहा होगा तो यहाँ पर हमको कुछ भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में आएगा। अब ये जो हम इस रेट की बात कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट ए एवरेज रेट। यहाँ पर हम किस रेट की बात कर रहे हैं? एवरेज रेट की। अब अगर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? किसी एक खास पार्टिकुलर टाइम पर या टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो तब। तो हम इसी डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर देंगे डेरिवेटिव में, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी डी बाई डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन करके आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, और ये इंस्टेंटेनियस रेट को क्लैरिफाई करेगी। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर ये कह सकते हैं कि जो इसके टर्म्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं ए बी सी और डी, अगर ये यूनिमॉलिक्यूलर और ये बैलेंस्ड इक्वेशन इसी तरीके से है तब तो रेट सेम है। बट अगर ये बैलेंस्ड कुछ इस तरीके से है, ए बी बी सी सी और डी डी, जहाँ पर ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है उसको हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक बैलेंस रिएक्शन का। तो अगर हम उस सिचुएशन में बात करें कि भाई तब क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा अब थोड़ी देर के लिए आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है
और एक कोई बड़ा आदमी है, तो जब वो दोनों एक साथ चल रहे होंगे साइमल्टेनियसली, तो बेटा ऐसा तो है नहीं भाई दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, 10 बजे अगर चलना शुरू किए और 11 बजे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ ही चले होंगे। तो उनकी अगर हम दोनों की कंबाइंड स्पीड की बात करेंगे तो कुछ कंबाइंड स्पीड कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि भाई 10 बजे चले, 11 बजे पहुंचे और कुल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। बट अगर हम थोड़ा सा अंदर जाकर के डिस्कशन करें, उन पार्टिकुलर एक एक बंदों पर डिस्कशन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला आदमी होगा वो जो उसका पेस होगा, मतलब जो वो अपनी कदम की चाल चल रहा होगा, उसका कदम का जो एक कदम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो ज़्यादा कर रहा होगा, जबकि वहीं पर छोटा बच्चा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो एक कदम की वो थोड़ी छोटी होगी। तो दोनों को एक साथ चलने के लिए अगर मान लेते हैं कि 1 सेकंड में वो बड़ा वाला आदमी एक कदम चल रहा है, तो उसकी बराबरी करने के लिए उस छोटे वाले बच्चे को 2 या 3 कदम चलना पड़ेगा, तभी वो दोनों एक साथ किसी एक डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। मतलब अगर बड़ा वाला आदमी नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा तो छोटे वाले बच्चे को तेज स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी दोनों एक साथ इक्विवेलेंटली चल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं ऐसा कि दोनों को बैलेंस्ड करने के लिए पापा की जो स्पीड है वो क्या है, अगर 1 है तो बच्चे की स्पीड 3 है, क्योंकि जब पापा 1 कदम चल रहे हैं तो बच्चा 3 कदम चल रहा है। और दोनों की स्पीड को बराबर करने के लिए या तो हमें पापा की स्पीड को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो हमें बच्चे की स्पीड में क्या करना पड़ेगा, या तो हमें बच्चे की स्पीड में, क्योंकि बच्चा तेजी से चल रहा है ना, तो या तो हमें बच्चे की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी और पापा की स्पीड 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के दोनों की क्या होगी, वैल्यू बराबर आएगी। तो ठीक उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये a है, तो जो भी इसका कॉफिशिएंट होगा हम उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 1/a यहाँ पर हो जाएगा 1/b, यहाँ पर हो जाएगा 1/c और यहाँ पर हो जाएगा 1/d। सेम हम करेंगे इंस्टेंटेनियस में भी, 1/a, 1/b, 1/c और 1/d। इसको अगर हम एक बैलेंस्ड रिएक्शन में बात करें तो लाइक लेट अस अज्यूम दैट N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लीजिए कि ये रिएक्शन 1 सेकंड के लिए हुई और एक सेकंड में ये रिएक्शन एक बार होती है। तो जरा इस पे ध्यान से देखिए कि 1 सेकंड में ये रिएक्शन एक बार हुई, मतलब 1 N2 का मॉलिक्यूल खत्म होगा। तो हम नाइट्रोजन की स्पीड की अगर बात करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड इसकी खत्म होने की स्पीड है। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जब इसका 1 मॉलिक्यूल खत्म हो रहा है तो इसके 3 मॉलिक्यूल खत्म हो रहे हैं। तो इसका स्पीड क्या निकला था, 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे तो इसका स्पीड निकलेगा 3 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, और इसके बनने की जो स्पीड निकलेगी दैट विल बी 2 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। बट अगर हम इसको इक्विवेलेंस में ले आना चाहें, हम रिएक्शन की स्पीड निकालना चाहें, तो ये सब चल तो रहे हैं 1 सेकेंड में, एक ही बार रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये रिएक्शन एक ही बार चल रही है तो अगर इसकी 1 मोल पर सेकेंड है तो हम सबको 1 मोल पर सेकेंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 मोल को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी जो इसका स्टोइकियोमेट्री था उसी से तो डिवाइड करना पड़ा, 1/3 इंटू 3 मोल पर सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा 2/2 1/2 इंटू 2 मोल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसी से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या निकलेगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन निकलेगी। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है ये स्पीड ऑफ रिएक्शन है, और ये जो पहले वाली लाइन में टर्न किया है ये स्पीड ऑफ कंपोनेंट्स है। नाइट्रोजन 1 मोल पर सेकंड की स्पीड से खत्म हो रहा है, तो हाइड्रोजन 3 मोल पर सेकंड की स्पीड से खत्म हो रहा है, तो अमोनिया 2 मोल पर सेकंड की स्पीड से बन रहा है। पर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल अगर पर सेकंड है तो हम इसको भी 1 मोल पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करके, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो होप सो कि आप सब लोगों को ये रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा, एवरेज रेट भी समझ में आ गया होगा और इंस्टेंटेनियस रेट भी समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम बात करें कुछ थोड़ा सा और आगे चलने के लिए कि भाई ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है और किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का रेट लॉ लिख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, तो कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है, प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, कैटलिस्ट, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। ये जो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर है इसको हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, और जब हम इन चारों की बात करेंगे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तो हम एक लाइन में ये याद रख सकते हैं
कि इन चारों के बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कैटलिस्ट डालने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। कुछ जगहों पर यहाँ पर हम थोड़ा सा और भी अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे, बट इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं कि ये चारों बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट हम एक बात करेंगे कोलिजन थियरी की। अब कोलिजन थियरी क्या है जरा हम इस पर डिस्कस करते हैं। कोलिजन थियरी ये कहती है कि कभी भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके जो रिएक्टेंट्स हैं ये जब तक आपस में टकराएंगे नहीं एक दूसरे से प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ और प्रॉपर टाइमिंग के साथ, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब अगर मैं आपसे लिख रहा हूँ A और B गिव्स प्रोडक्ट C, तो A प्लस B अगर C दे रहा है तो A को B के साथ एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना होगा। जब तक वो कोलाइड नहीं करेगा तब तक वो C नहीं देगा। ये किसका कहना था? कोलिजन थियरी का कहना था। तो अब कोलिजन थ्योरी की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर के अंदर हमने कई सारे A डाल दिए। तो मान लेते हैं A डाल दिया और कई सारे हमने B डाल दिए, और हम रिएक्शन में कहना चाहते हैं कि A और B जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो C बनाएंगे। A और B को आपस में C बनाने के लिए रिएक्ट करके A और B को क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा। और अब अगर ये कोलाइड करना चाहते तो इन्हें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना पड़ेगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट C बनाएंगे। तो अगर A कम होगा और B कम होगा तो टक्कर भी कम होगी। भाई सड़क पे गाड़ी कम होंगी तो टक्कर भी कम होगी। कंटेनर में A और B कम होंगे तो A और B रैंडमली घूम रहे होंगे, बहुत सारी जगह होगी तो आसपास से निकल जाएंगे पर टकराने के चांसेस कम होंगे। तो अगर इनका कंसंट्रेशन कम हो, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, तो अगर अमाउंट कम होगा तो इनकी टक्कर होने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो इनके टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, C बनने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करने की वजह से A और B दोनों क्या हुए, दोनों की एनर्जी बढ़ गई, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो अभी इनका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, और अगर इनका रैंडम मोशन बढ़ गया तो इनके आपस में टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और अगर इनके टकराने के चांसेस बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्रेशर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमने क्या किया, इस कंटेनर पे एक प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हम प्रेशर लगाना शुरू करेंगे, हाँ कह सकते हैं कि हम इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, या अगर हम प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे तो इन लोगों के लिए जगह कम होती जाएगी। जगह कम होती जाएगी तो मोशन इनका बढ़ जाएगा। अगर इनका मोशन बढ़ गया तो फिर से टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और टकराने के चांसेस अगर बढ़ गए तो रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कुल मिलाकर के ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या करेगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हमें कैटलिस्ट के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता। कैटलिस्ट हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में। उस चैप्टर में हम लोग कैटलिस्ट काम कैसे करता है, कौन कौन सी थियरीज आई कैटलिस्ट के ऊपर, ये हम तब पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये समझ जाते हैं कि कैटलिस्ट इन दोनों के कोलाइड करने के चांसेस बढ़ा देता है। कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक कैटलिस्ट रखा है जो बी को पकड़ लिया, तो अगर दो चीज़ें मूव कर रही हैं तो उनके टकराने के चांसेस कम है, पर अगर एक चीज़ रुकी हुई है और पहला रैंडम मोशन कर रहा है तो वो कभी ना कभी तो बी से टकराएगा ही टकराएगा, तो उनके कोलाइड करने के चांसेस बढ़ गए। तो अगर कैटलिस्ट कोलाइड करने के चांसेस बढ़ा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इन चारों के बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की बात रही तो ये भी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने ही वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, साथ में एक एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम इसे कैसे निकालेंगे। तो अगर हम फिर से पिछली वाली स्क्रीन पर चलें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा ए ए, बी बी, सी सी और डी टी कुछ इस तरीके के रिएक्शन है जिसमें ए बी जो है वो रिएक्टेंट है और जो सी सी है और डी डी है वो क्या है, प्रोडक्ट है, जहाँ पर स्मॉल लेटर्स जो हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिनोट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि कुछ उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो इस तरीके से लिखा जा सकता है उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के टर्म्स में। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब बात आती है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे, तो रेट लॉ लिखने के लिए मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताता हूँ। हमें पता चल चुका है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर मैं फिर से लिखता हूँ AA प्लस BB विल गिव C और प्लस DD। अगर मैं इसका रेट लिखूँ तो एज पर रेट लॉ का जो क्या कह सकते हैं डिफिनीशन है वो ये है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। क्योंकि हमें पता है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन किसका, A का और B का। भाई अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के रिएक्शन ज़्यादा होगी और रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रेट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A या कंसंट्रेशन ऑफ B, दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट हैं। और साथ में इनका कुछ पावर भी X और Y, वहाँ जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि X जो है वो A के बराबर हो भी सकता है और Y जो है वो B के बराबर हो भी सकता है। मतलब अगर हमने आपसे कहा कि रेट इक्वेशन लिखिए या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए तो आप कहोगे कि रिएक्टेंट में लिखूंगा और रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ पावर रेस कर दूंगा। अब ये पावर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक सिंपल रिएक्शन है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंपल हम बात कर लेते हैं दोनों को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि कोई रिएक्शन है AA और प्लस BB विल गिव CC, तो अगर ये सिंपल रिएक्शन है, ये मुझे पता है कि ये एक स्टेप में हो जा रही है, तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन थी तो यहाँ पर जो हम पावर रेस करेंगे वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल रेस करेंगे। बट अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है AA प्लस BB विल गिव CC, अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मतलब ये एक स्टेप में नहीं हो रही है, ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। तो उस समय पर हम इसका रेट इक्वेशन या रेट लॉ डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते और हमें A टू द पावर X लगाना पड़ेगा और B टू द पावर Y लगाना पड़ेगा। और जहाँ पर X और Y इसके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब चांसेस ऐसा हो सकता है कि इक्वल हो और नहीं भी हो। और ये X और Y की वैल्यू हम प्रैक्टिकल डाटा से निकालते हैं या हम किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू हम X और Y की वैल्यू पता कर रहे होते हैं। तो आपके सामने ये रहा रेट लॉ, और जो मैंने आपको पहले बताया वो दैट वाज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब कभी भी हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं दैट रेट इज इक्वल्स टू K A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। जहाँ पर ये जो K है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये है रेट और ये है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो K आपके पास आ गया, K इज बेसिकली रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, रेट लॉ समझ में आ गया और रेट कांस्टेंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है मॉलिक्यूलरिटी की और ऑर्डर की। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है एक टाइम पर रिएक्शन को होने के लिए कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर हम आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखें कि 2A विल गिव B प्लस में C, मतलब 2A, मतलब A के 2 मॉलिक्यूल या A के 2 एटम जब आपस में टकरा रहे हैं, मतलब A और A, 2A आपस में टकराने पर एक मॉलिक्यूल B बना रहे हैं और एक मॉलिक्यूल C बना रहे हैं। तो यानी B और C को बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल के टकराने की जरूरत है, तो हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल के टकराने की जरूरत है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि 2A प्लस में B विल गिव C प्लस में D,
तो C और D को बनने के लिए एक साथ एक समय पर A के 2 मॉलिक्यूल और B का 1 मॉलिक्यूल, मतलब एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, एक ही जगह पर A के 2 मॉलिक्यूल और B के 1 मॉलिक्यूल, तीनों को टकराना पड़ेगा। जब ये तीनों एक साथ टकराएंगे तभी C और D बनेगा। तो यानी कुल मिलाकर के इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई T। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? मॉलिक्यूलरिटी से हम ये समझ सकते हैं कि एक ही समय पर, एक ही जगह पर कितने मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना पड़ेगा रिएक्शन को कराने के लिए। तो मॉलिक्यूलरिटी तो होप सो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर का डिफिनीशन ये कहता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर चढ़ाई गई है उन पावर का समेशन ऑर्डर होता है। लाइक अगर मैं आपसे इस वाले रिएक्शन की बात करूं 2A + B + C, तो अगर मैं इसके रेट लॉ की एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट लगाया K A⁴ अगर ये सिंपल है तो, अगर ये सिंपल रिएक्शन है तो हम A की पावर 2 चढ़ा सकते हैं, और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती तो A की पावर कितना होगा ये हमें प्रैक्टिकली डाटा कहीं से प्रोवाइड कराया जाता। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगी कि भाई इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा जो कंसंट्रेशन की पावर चलाई जाएगी वो। और अगर मैं बात करूं ये जो आपका 2A + B = C + D वाली रिएक्शन है, मतलब मैं इसको फिर से क्लियर करके लिख दे रहा हूं। लाइक मैंने लिखा 2A + B विल गिव C और +D। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट इज इक्वल्स टू K। अगर ये सिंपल रिएक्शन में हो रही है तो A⁴ एंड B⁴ अगर ये सिंपल हो रही है तो, और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू K A⁴x एंड B⁴y। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हो गया। तो अगर ये सिंपल रिएक्शन है तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2 + 1 दैट विल बी 3। तो जो मॉलिक्यूलरिटी थी वही ऑर्डर थी, मतलब सिंपल रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बोथ आर सेम थिंग्स। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ये आपने रेट लॉ लिखा है, इस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का पावर चढ़ाया गया है, मतलब x और y, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल डाटा से तो जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कुछ ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपके सामने मैंने थ्रू ए चार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑर्डर जो होता है आपके सामने एक डिफिनीशन दिख रहा होगा, दैट इज इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। मतलब रेट एक्सप्रेशन ये है और इसका जो पावर रेज किया जाएगा उसका जो सम होता है वो क्या होता है? ऑर्डर। Whereas मॉलिक्यूलरिटी का क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। मतलब एक स्टेप में कितने लोग पार्ट कर रहे हैं, मतलब कितने लोग आपस में टकरा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। अब अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ये हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्टेन होती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो क्या होती है? थ्योरेटिकल होती है। अब अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी जीरो, मतलब जो ऑर्डर होगा वो जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जो होगा ना ही वो कभी जीरो होगा और ना ही वो कभी फ्रैक्शन पे होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एक समय पर कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। तो एक समय पर अगर 0 मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो तो हो ही नहीं सकती। और एक समय पर क्या कभी आधा मॉलिक्यूल टकरा सकता है? ऐसा हो सकता है कि आधा मॉलिक्यूल टकराया और आधा मॉलिक्यूल नहीं टकराया, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, जबकि ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बात हम करेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू। अगर ये फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, तो साथ साथ में ये निगेटिव भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी वो एक्सप्लेन करता है कि एक समय पर कितने लोग टकरा रहे हैं, और टकराने की संख्या निगेटिव में कभी नहीं जा सकती। बात हम करेंगे इट इज असाइन्ड फॉर ओवरऑल रिएक्शन, मतलब जो ऑर्डर है वो पूरे रिएक्शन का होता है, एक रिएक्शन का एक ही ऑर्डर होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकती है। लेट अस एज्यूम दैट, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। लाइक लेट अस एज्यूम दैट कि मैंने आपसे कहा कि वेट ए मिनट, लेट मी चेंज द कलर। मैंने आपसे कहा कि 2A + B विल गिव C+ में D।
तो अगर मैंने कह दिया कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने कह दिया आपसे कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो इस रिएक्शन का मतलब एक ही वैल्यू होगा ऑर्डर का, वो होगा 2। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी, अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, तो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो वेरियस स्टेप में होती है, तो A प्लस बी मिलकर के मान लेते हैं कि एक कंपाउंड बनाते हैं X। अब A और B मिलकर के X बनाए, पर A का एक मॉलिक्यूल अभी बचा है और ओवरऑल रिएक्शन में ये कह रहा है कि 2 A इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब एक A और इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया, X के साथ रिएक्शन कराया, तो ये बना दिया C प्लस डी। अब जरा इसको जोड़ा जाए तो A और A मिलके क्या हो गए, 2A प्लस B प्लस X विल गिव X प्लस C प्लस D। तो X से X क्या होगा, कैंसिल आउट, और जो ओवरऑल रिएक्शन आपको ऑब्टेन हुआ दैट इज नथिंग बट 2A प्लस B विल बी इक्वल्स टू C प्लस में D। तो देखिए रिएक्शन वही है, बट अब ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1 और प्लस 1 दैट इज 2। और अगर हम बात करेंगे कि भाई इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो यहाँ पर A और X जो है वो आपस में टकरा करके मॉलिक्यूलरिटी कर रहा है 2 की। या ऐसा भी हो सकता था कि कोई एक और ऐसा होता कि सिर्फ A जो है वो टूट करके C और D बना रहा होता, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने और कोइंसिडेंसली ऐसा हो गया कि दोनों का मॉलिक्यूलरिटी सेम आ गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मॉलिक्यूलरिटीज क्या हो, अलग अलग हो। तो मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग होती है, बट ऑर्डर एज ए ओवरऑल रिएक्शन का बताया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर होगा और इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमेशा पूरे रिएक्शन का होता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी अगर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो रही है तो हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो होप सो कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया, रेट लॉ डिस्कस किया, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस किया। हम फर्दर फिर से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक रेट लॉ को उसके डिफरेंशियल और उसके इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।